नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी क्लास नंबर 15, जो कि हमारी रेगुलर क्लास है। 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने कंटिन्यू कर रखी है और आप सभी लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी वजह से हम अभी तक टिके हुए हैं और उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से आप सभी लोगों का मुझे भरपूर सहायता मिलेगी, भरपूर आप सभी लोगों का प्यार मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। कक्षा नंबर 15, क्लास नंबर 15। देखिए आज का हमारा पहला सवाल क्या है। प्रश्न संख्या 301, क्वेश्चन नंबर 301। हु इज द विनर ऑफ भारत रत्न 2019। इसने पूछा है 2019 में। ये करंट का है, ये पिछले एग्जाम्स में आ चुका है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी आपको यहाँ से पूछता ही पूछता है, अवार्ड्स वगैरह के विषय में जरूर पूछेगा। तो ये पूछ रहा है 2019 में भारत रत्न किसे मिला। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन बी भूपेन हजारिका, ये आसाम से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी नानाजी देशमुख, ये हमारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बता दूं, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही जो व्यक्तित्व हैं, तीनों ही शख्सियतें, इन तीनों ही शख्सियत को वर्ष 2019 में भारत रत्न दिया गया है, जिनमें से एक प्रणब मुखर्जी जो हैं वे अभी जिंदा हैं, भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। जबकि हमारे ये दो जो व्यक्तित्व हैं, दो जो शख्सियत हैं, बहुत महान शख्सियत रही हैं, ये दोनों, इन दोनों को मरणोपरांत मिला है, मरने के पश्चात दिया गया है इन्हें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 302, ये क्या पूछता है। डंकन पास इज लोकेटेड। डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से किन के मध्य डंकन पास उपस्थित है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नॉर्थ अंडमान एंड सेंट्रल अंडमान। ऑप्शन बी साउथ अंडमान एंड सेंट्रल अंडमान। ऑप्शन सी, ये थोड़ा गलत हो गया, ये साउदर्न है, साउदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ऑप्शन डी कार निकोबार एंड अंडमान। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। देखिए जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है कुछ इस तरीके से है, तलवार की भांति। तो यहाँ क्या है, इनके बीच बीच में गैप्स हैं। अंडमान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आता है नॉर्थ अंडमान, निचला हिस्सा जो आता है ये आता है साउथ अंडमान, और मध्य का जो आता है ये मिडिल अंडमान। तो हमारा जो ये डंकन पास है एक तरह का, जो कि हमारे लिटिल अंडमान और साउदर्न अंडमान के मध्य में है। ये जो हमारा साउदर्न अंडमान है इसके, और यहाँ पे छोटा सा सबसे एंड, जो अंडमान का सबसे छोटा हिस्सा है, छोटा भाग है निचले हिस्से में, साउथ अंडमान के नीचे है वो। तो इन दोनों के मध्य जो गैप है, वह जो दर्रा है उसका नाम है डंकन पास, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 303, क्या पूछा है इसने। वेयर इज द 10 डिग्री चैनल लोकेटेड इन बिटवीन। यह पूछता है कि 10 डिग्री चैनल जो है किन के मध्य स्थित है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान, ये डिमांड गलत हो गया। ऑप्शन बी है अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन सी है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मैं बता देता हूँ आपको। ये जो हमारा 10 डिग्री चैनल है यह हमारे अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ये अंडमान और निकोबार को 2 हिस्सों में अलग अलग बांटता है। जो मैंने बताया था, ये आपका अगर अंडमान है और ये निकोबार है, तो इन दोनों के मध्य एक चैनल है जिसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 304, क्वेश्चन नंबर 304, क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए यह पूछता है कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए निम्न में से किसकी इनकम को नहीं गिना जाता, या किसके काम को, किसकी सर्विस को नहीं गिना जाता। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर्विस ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, जो आपके पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं उनकी सर्विस को। ऑप्शन बी सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, जो आपकी पत्नियां घरों में काम करती हैं उनकी सर्विस को। या ऑप्शन नंबर सी सर्विस ऑफ कार ड्राइवर, आपके जो कार ड्राइवर्स जो होते हैं उनकी सर्विस को। ऑप्शन नंबर डी सर्विस ऑफ टूरिस्ट गाइड, या आप जब कभी घूमने जाते हो गाइड्स जो होते हैं उनकी सर्विस को। दोस्तों मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सर्विस ऑफ हाउस वाइफ। देखिए जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जो घरों में काम करती हैं, अपने घरों में काम करती हैं, खुद के घरों में,
मैं इनमें तीनों ऑप्शन के विषय में बताता हूँ। ऑप्शन ए जो है, यदि अगर आप पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं तो आपको उसे सैलरी देनी पड़ेगी, और जब उसके सैलरी देंगे तो उसकी जो है नेशनल इनकम में काउंटिंग होगी। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी जो है, आप ड्राइवर रखेंगे तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, वो सैलरी पर ही काम करेगा, फ्री में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको भी आपको, ड्राइवर को भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, जो कि आपकी नेशनल, वो भी नेशनल इनकम में ही आता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय मतलब है जहां हम किसी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट गाइड की, ये इसको भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, या इसको भी, ये भी अपना चार्ज लेगा, ठीक है। वहीं एक जो घरेलू महिलाएं होती हैं जो घरों में काम करती है अपने घरों में, उनको किसी प्रकार की ऐसी कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है, कोई फिक्स अमाउंट तनख्वाह नहीं दी जाती है, इसलिए ये एक ऐसा इनका, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि राष्ट्रीय आय में गिनती नहीं होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 305, इसने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 305, पैरेलल इकोनॉमी इमर्ज ड्यू टू डैश। इसने पूछा है कि समानांतर अर्थव्यवस्था क्यों उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए टैक्स एस्टिमेशन, कर का आंकलन। ऑप्शन नंबर बी है टैक्स कंप्लायंसेस। ऑप्शन नंबर सी है टैक्स अवॉइडेंस। ऑप्शन नंबर डी है टैक्स एविएशन, मतलब टैक्स अवॉइडेंस का मतलब कर को टालना। ऑप्शन डी टैक्स एविएशन का मतलब टैक्स की चोरी करना। दोस्तों ये तो सभी को आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर दो पॉइंट है इस क्वेश्चन के, इसके दो पॉइंट है। अगर आपको पैरेलल इकोनॉमी नहीं पता तो इसका उत्तर आप दे नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए पैरेलल इकोनॉमी क्या है। पैरेलल इकोनॉमी होती है हमारी ब्लैक मनी। आपने देखा होगा काला धन जो है एक प्रकार का समांतर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है उसे, क्योंकि उसका हिसाब किताब हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं होता। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं अपनी पहली कक्षा के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। और जो काला धन होता है वह क्यों किया जाता है या क्यों ऐसा उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें टैक्स की चोरी होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 306, क्वेश्चन नंबर 306, ये हमसे क्या पूछता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच नेट एरिया अंडर क्रॉप सोन इन इंडिया। इसने पूछा है भारत में बताइए कितना प्रतिशत भारत में भाग जो है कृषि योग्य है, या जहां पर फसल का उत्पादन होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी 20 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी 22 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी 24 करोड़ हेक्टेयर। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है आपकी फसल उगाने के योग्य है, या इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 307, इसने हमसे क्या पूछा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई। देखिए जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि कुछ ना कुछ अपना फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, उन सभी के विषय में आपको जरूर एसएससी पूछता है कि या तो उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा कि उनकी स्थापना कब की गई, या पूछ लेगा वो क्या कार्य करते हैं, या उनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। इनसे रिलेटेड आपसे कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछेगा। तो इसने पूछ लिया है, यह भी एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसने पूछ लिया है कि बताइए एमएसएमई की क्या फुल फॉर्म है। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है मिनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटी, ऑप्शन सी है मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 308, इसने हमसे क्या पूछा है। इन विच ईयर द फॉलोइंग एमएसएमई डी एक्ट वाज पास्ड। देखिए पिछले प्रश्न से ही संबंधित है ये। यह पूछ रहा है कि एमएसएमई डी, इसका मतलब है मिनी स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड। यह कानून कब पारित हुआ। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2006। वर्ष 2006 में ही एमएसएमई का जो कानून है वह पारित हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 309, इसने क्या पूछा है। एज पर दी सेंसर 2011, बताइए 2000 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार फॉलोइंग पेयर ऑफ द सिटीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन। निम्न में से कौन से दो शहरों का जोड़ा जो है सर्वाधिक, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई गई। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए दिल्ली चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली मुंबई, ऑप्शन डी मुंबई एंड चेन्नई। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली मुंबई। आपको जैसा कि पता होगा मुंबई माया नगरी है, जबकि दिल्ली दिलवालों की है। दिल्ली में लोग पैसा कमाने मतलब काम करने आते हैं अलग अलग स्टेट से, लेकिन वहीं जो मुंबई है, मुंबई में भी लोगों की भीड़ भाड़ डेंसिटी बहुत अधिक है, घनत्व लोगों का बहुत अधिक है, इसलिए इन दोनों ही स्थानों पर सबसे अधिक आबादी है।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 310, इसने क्या पूछा है? विच आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस। यह पूछ रहा है कि बताइए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की आज़ादी का प्रावधान देता है या प्रेस को आज़ादी देता है। आपका है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 21। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्टिकल नंबर 15, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 जो है ये कहता है कि आपको प्रेस की आज़ादी का अधिकार है। और इसी से रिलेटेड थोड़ी जानकारी दे दूं, आर्टिकल 19 और क्या कहता है? यह कहता है कि आप 50-100 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, गवर्नमेंट आपको कोई मना नहीं कर सकती। ठीक है, इसी के अंडर में आता है कि आपको इंटरनेट की सुविधा आपकी गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती, जैसा कि मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में किया था अगस्त में। ठीक है, और इसके अंदर ही आता है कि आपको आप 2-4 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, मिलकर एक आंदोलन क्रिएट कर सकते हैं, आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्ण पर, बगैर किसी हथियार के। इसी के अंदर आता है आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसका मतलब यदि आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो आपकी मीडिया आपको कवरेज कर सकती है, मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसी के अंदर आता है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर घूम सकते हैं। दूसरा, भारत के अगर नागरिक हैं तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर बच सकते हैं। ये 5 चीजें इस आर्टिकल के अंदर आती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 311, इसने हमसे क्या पूछा है? हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। यह पूछ रहे हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी अजीतनाथ, ऑप्शन सी ऋषभ देव, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऋषभनाथ। दोस्तों मैं इसका आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, ये तीर्थंकर आपसे ये अभी तक जो है 3 तीर्थंकर हुए हैं इनके जैन धर्म के, और इनके विषय में हमेशा पूछेगा। या तो आपसे पहले पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा, फिर तीसरा पूछ लेगा, किसी भी शिफ्ट में कोई भी पूछ सकता है। तो मैं आपको एक छोटा सा इनका ट्रिक बता देता हूँ, आप याद कर लीजिए। आरपीएम ये इनकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। R4 है ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पी है पार्श्वनाथ, ये रहे ऑप्शन नंबर डी है पार्श्वनाथ। और अंतिम तीर्थंकर और तीसरे तीर्थंकर अगर पूछता है तो भगवान महावीर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिए आरपीएम के नाम से 1 2 3। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 312, इसने हमसे क्या पूछा है? Who was the first Gupta ruler to attain the title of महाराजा धीराज। यह पूछ रहा है कि बताइए गुप्त वंश के सबसे पहले राजा कौन थे जिन्हें महाराजा धीराज नामक टाइटल दिया गया था, यानी कि उनको उपाधि दी गई थी महाराजा धीराज नाम की। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इस वंश के राजा थे जिन्होंने इसकी इन्हीं राजा को महाराजा धीराज नाम का टाइटल दिया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 313, इसने क्या पूछा है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। यह पूछ रहा है कि बताइए भारत के संविधान के कौन से उसमें शेड्यूल में, यानी कि कौन सी अनुसूची के अंदर जो है भारत और इसके संघ के लिस्ट दी गई है, यानी कि भारत के राज्य एवं इसके संघ की जो है सूची दी गई है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं। इसके 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी चौथी अनुसूची। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम अनुसूची। इसका आपको देखो अनुसूचियों से कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। आपकी 12 अनुसूची हैं, मैं आपको कहोगे तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा इस 12 अनुसूचियों को याद कराने की ट्रिक के ऊपर। तो आपको ये जरूर पूछेगा, 1 से 12 तक के बीच में किसी भी अनुसूची के विषय में कुछ भी पूछ सकता है ये, इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में ही है कि भारत के कितने राज्य हैं और इसके अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके विषय में पहली अनुसूची में बताया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 314, इसने क्या पूछा है? देखिए दोस्तों क्या पूछता है, पृथ्वीराज रासो इज रिटन बाय। यह एक किताब है पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान के विषय में लिखा गया है इसके अंदर। ठीक है, यह पूछता है कि बताइए किसने लिखी है, यह किसके द्वारा लिखी गई है।
ऑप्शन ए है कौटिल्य चाणक्य जिनका नाम है दूसरा, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी है कालिदास। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ही ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 315, ये हमसे क्या पूछता है। प्रश्न संख्या 315 में पूछ रहा है ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया आर कार्ड। देखिए इसके ऊपर हमेशा एसएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है और आपसे आगे चलकर पूछेगा ही, ठीक है। और ग्रासलैंड्स यह पूछ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए वेल्ड कहते हैं, ऑप्शन बी प्रेरीज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी पैम्पस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी डाउन कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान होते हैं उन्हें हम डाउन्स कहते हैं। और एक और इसका उत्तर होता है, एक इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से आपको हमेशा आंसर करना है, सवाना। अगर आपसे कभी ये पूछता है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहता है, और ऑप्शन में अगर डाउन ना हो और सवाना हो तो आपका सही उत्तर सवाना होगा, क्योंकि ये दोनों प्रकार के घास के मैदान हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगर आपको ये घास के मैदानों के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसका एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 316 ये हमसे क्या पूछता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसने पूछा है बताइए निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है या चालक नहीं है। चालक नहीं है इसका मतलब वह कुचालक है। ऑप्शन चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मरकरी पारा, ऑप्शन बी मैग्नीस, ऑप्शन सी आयरन लोहा, ऑप्शन नंबर डी एवनाइट। देखिए दोस्तों बाकी के तीन ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन ए मरकरी पारा मैग्नीस और आयरन जो है एक प्रकार के धातु हैं और धातु की प्रॉपर्टी होती है, इनके गुण होता है कि ये बिजली के और ताप के चालक होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो इवोनाइट की एक छड़ होती है जिसका प्रयोग आपने कभी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर उसे बिल्ली के फर के साथ रगड़ दिया जाए तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा हो जाता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज तो किसी भी चीज पे पैदा हो जाएगा, परंतु ये एक प्रकार का कुचालक है, याद रखिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 317 इसने क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैल्शियम कार्बोनेट। यह पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। यानी कि तीन ऑप्शन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, बाकी का एक ऑप्शन जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर कभी आपको फॉर्मूला पूछ लेता है CaCO3 होता है, ठीक है। जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो तो आपके पहले ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए है लाइम वाटर, ऑप्शन बी है चौक, ऑप्शन सी है लाइमस्टोन, ऑप्शन डी है मार्बल। दोस्तों इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर क्या होगा। आपका जो लाइम वाटर होता है, चूना का पानी या ये बुझा हुआ चूना कह लीजिए, ये एकमात्र इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे पूछता आपसे क्वेश्चन, CaOH होता है, ठीक है। बाकी ये सब अलग है। चौक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जबकि मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है ये भी, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन जो है कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, बाकी का ये लाइम वाटर जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 318 इसने क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 318 ये पूछता है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड। बताइए मानव रक्त का क्या पीएच मान होता है या उसकी रेंज क्या होती है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 2.40 से लेके 4.50, ऑप्शन बी है 4.20 से लेके 5.30, ऑप्शन सी है 4.35 से लेके 7.45, ऑप्शन डी है 8 से 10। दोस्तों थोड़ा सा ये आपको ऑप्शन हार्ड दिए गए हैं क्योंकि एसएससी अक्सर ऐसे ही चौंकाने वाली चीज़ें करता है, और मैं इसमें आपके सही उत्तर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है 7.35 से लेके 7.45। ये लगभग देखिए हमारा एक प्रश्न और पूछता है एसएससी, कहता है कि बताइए पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, और आपको ऑप्शन देखो कैसे देता है। वो एक ऑप्शन देगा 0 से 14, एक ऑप्शन देगा 1 से 14। ये बार बार बच्चे हमेशा इसे गलत करते हैं और इसका सही उत्तर बच्चे टिक करके आते हैं 1 से 14, ये जो कि गलत है। पीएच स्केल कभी भी 1 से 14 नहीं होता है, वो 0 से 14 होता है, ठीक है। और 0 से 14 के अंदर ये अगर 0 है, ये 14 है, तो इस स्केल में जो 7 होता है, 7 जो है एक प्रकार का न्यूट्रल होता है, जबकि हमारा जो खून जो है वह बेसिक होता है, हल्का बेसिक होता है, लेकिन इसकी वैल्यू ये 7.35 से लेकर 7.45 तक ही पाई जाती है, और इसे हम बेसिक ही मानते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली यह न्यूट्रल की तरफ है, मतलब बेस की तरफ है, एसिडिक नहीं है। यदि किसी वस्तु का पीएच मान 0 होता है तो वह बहुत ही क्षारीय होती है, यानी कि बेसिक होती है। यदि किसी वस्तु का
pH 14 होता है तो वह एकदम ही अम्लीय होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 319 ये हमसे क्या पूछता है, विच मिरर इज यूज्ड इन सोडियम लैम्प। देखिए दोस्तों, मिरर से, लेंस से, इमेज फॉर्मेशन से ये आपको प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा एसएससी। ये की खासियत है, लेंस, मिरर और आई, इनको कभी नहीं छोड़ के जाना है आपको। इनको कहोगे तो मैं इनके लिए आपसे अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं, ऐसी वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों अभी इसको सोल्व करते हैं। सोडियम लैंप में जो हमारा मिरर इस्तेमाल होता है वो कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कनकेव मिरर यानी कि उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी सॉरी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी कनकेव कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर डी कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल दर्पण उत्तल लेंस। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल उत्तल दर्पण जो है इसका सही उत्तर है। सोडियम लैंप में आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। बाकी और आपके पिछले प्रश्नों में आपने किया होगा, जैसे कि गाड़ी के शीशे जो होते हैं हमारे, कोई भी गाड़ी है उनके जो साइड में जो पीछे का सीन देखने के लिए जो शीशा लगा होता है, साइड मिरर जिसे बोलते हैं हम, पीछे का एरिया देखने के लिए, उसके अंदर हमारे जितने भी हैं वो कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसमें रिलेटेड थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि वो आपसे ये पूछता है कनकेव मिरर के विषय में, जरूर पूछेगा। इसके थोड़े से ये एग्जाम्पल हैं। एक तो ये है ENT, नाक कान और जीभ। ENT वाले जो डॉक्टर होते हैं जो वो अपना एक इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए दर्पण, ऐसे करके एक लंबे से डंडी में लगा होता है। ENT के विषय में जो इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें ऑप्शन और भी आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे शेविंग मिरर पूछ लेता है, दाढ़ी बनाने का दर्पण। ठीक है, शेविंग मिरर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 320 क्वेश्चन नंबर 320 इसने हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वेयर रुपी इज नॉट अ करेंसी। यह पूछ रहा है कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जहां पर रुपया एक प्रकार से मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कि एक ऑप्शन है जिनमें मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल होता है भारत का रुपया, मतलब रुपी नामक शब्द जो है भारत का, यह जो रुपी नामक शब्द है भारत के तीन पड़ोसी राज्य हैं। इनमें से चार ऑप्शन में तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रुपी का इस्तेमाल होता है, जबकि एक राज्य ऐसा है जहाँ पर रुपये का इस्तेमाल नहीं होता, उनकी खुद की अलग करेंसी है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। बांग्लादेश के विषय में बता दूं, बांग्लादेश की राजधानी आती है तो वो आती है ढाका। सॉरी, बांग्लादेश की आपसे पूछ लेगा कि राजधानी बताइए तो ये आता है ढाका। ठीक है, और यहाँ की करेंसी आपको मैं बताता हूँ, इसका टका। ठीक है, और यदि आपको इसकी वो पूछ ले, प्रधानमंत्री पूछ ले, तो इनकी प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको मेरा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिखने वाली घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको इसी प्रकार की डेली न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहें, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सभी हमें अपना अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।